हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस, जहां पर हम आप सबको हायर क्लासेस के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज को प्रोवाइड करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर है। इसमें जो हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसमें जो हमारे पास पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी आधा डिस्कशन कर लिया है, उसमें हमने क्वेश्चंस भी डिस्कशन किया था कि आपको कैसे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आधे टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि वह वीडियो थोड़ा बड़ा होने लग गया था, जिससे इस वीडियो में हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे और सभी चीजों को जैसे हमने पिछले लेक्चर में समझा वैसे ही इस लेक्चर में भी समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक बात सुन लीजिए, जो हमारा पिछले लेक्चर है उसको देख लीजिए, जिससे वह लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो यह लेक्चर भी आप सबको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। और आप लोग से एक और बात कहनी है, जो हमारे पास पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, इसमें हमने इस प्लेलिस्ट को, इस चैप्टर के पूरे प्लेलिस्ट को मैंने बना दिया था। इसमें हर एक टॉपिक को डिस्कस किया गया था, चाहे वह रेजोनेंस हो या फिर हमारे पास सॉल्वेशन एनर्जी हो। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो वो सभी लेक्चर्स भी आप लोग आई बटन पर जाकर देख लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो में किसी भी चीज को समझाएं तो सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है। देखो, हमने अपने पिछले लेक्चर में बात क्या किया था, इसको मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं। देखो, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें मैंने बताया था कि जो हमने पहले बना दिया है इसका डिफिनीशन, इसके नेसेसरी कंडीशंस, इन सभी चीजों के बारे में जो हमने बता दिया था वो सभी मैंने बताया था कि आपको आई बटन पर ही मिल जाएगा। लेकिन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे कि एल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वह एसिडिक होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और इसके बाद मैंने जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, उन सभी टॉपिक्स को लिखा था, और उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आता है, और इसमें से आप लोगों के क्वेश्चंस भी फंसते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों से कई तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डिफिनीशन देकर पूछ ही लेगा, डिफिनीशन बता दीजिए, टाइप्स बता दीजिए, इनके एग्जांपल्स बता दीजिए, एप्लीकेशंस बता दीजिए, ये सभी चीजें पूछ ली जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे H2O जो है लिक्विड है, जबकि H2S जो है वह गैस है। क्यों? तो वहां पर हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इन सभी चीजों के बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, तो यहां पर हम इन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने पिछले लेक्चर बनाया था तो वहां पर एक सिमरन नाम की लड़की थी, वो पूछी थी कि सर, अगर कोई भी कंपाउंड दे दिया गया है तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बारे में पूछा गया था। तो सर, इस चीज का जवाब एक ही है कि अगर किसी भी कंपाउंड में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो अपने पोजीशन को बदल सकते हैं, या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है, तो इस कंपाउंड में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस एग्जाम्पल को मैं कई बार ले चुका हूं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था बेंजीन, जब मैंने पहले अपने लेक्चर को बताया था तो उसमें मैंने समझाया था कि बेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है। तो बेंजीन का यही स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब देखो, यहां पर जो यह डबल बॉन्ड है, यही होता है हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला बॉन्ड, या फिर कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड।
ठीक है। अब इस बॉन्ड को जब हम रोटेट करते हैं, यानी कि इनके पोजीशन को बदलते रहते हैं, तो हमें नए नए स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और इस प्रकार से एक नया स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बन जाता है, ये यहां चलाया और ये यहां चलाया, ये यहां चलाया, ऐसे बदलते रहते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में, जिस भी मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड बॉन्ड या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उस तरह के कंपाउंड या मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पाया जाता है। आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्कशन किया था किसके बारे में, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और देखो, जो हमारे पास रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी या फिर फजान्स रूल, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और लैटिस एनर्जी, बॉर्न हैवर्ट साइकिल इसी चैप्टर में है, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां पर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो उन सभी टॉपिक्स से अब कुछ भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टॉपिक से अगर कुछ भी पूछता है तो जो मैंने अपने पहले चैप्टर में ही डिस्कशन किया था, सब कुछ आई बटन पर जो मिल रहा है, वो आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया था वहां पर। उससे रिलेटेड कुछ भी और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जो आपके एग्जाम में आएगा वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बस इतना ही टॉपिक्स बच रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो नए नए सवाल बनते हैं, इन्हीं पर बस हमें डिस्कशन करना है। और जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स इस मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के हैं, वो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहले से ही हैं और आप लोग उन लेक्चर्स को देखे हैं, तो आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को और पिछले वीडियो को देख लीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपका एग्जाम में फंसने का चांसेस हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2-3 क्वेश्चंस और बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S जो है वह गैस होता है, क्यों, इसके बारे में डिस्कशन करिए। तो इसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं यह भी बता देना चाहता हूं, जिससे किसी भी बच्चे में ये कंफ्यूजन ना आ जाए कि सर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों पाया जा रहा है। इसके बारे में एक ही जवाब है कि जो H2O है, O और H, ठीक है, और यहां पर ऐसे जब HOH है, तो यहां पर इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जबकि S जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता। इस वजह से H2S में जो होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इस सवाल का जवाब भी यही है कि जो हमारे पास H2O है, उसमें H2O का BP मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है, क्यों, इसका भी सवाल यही है। इस सवाल का जवाब यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि H2O में जब H2O के कई मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो यहां पर मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो बनाते हैं वहां पर ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि जो हमारे पास H2S होता है, ये हमारे पास H2S है, इसमें हमारे पास कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता इनके बीच में। क्यों, क्योंकि S जो है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। यहां बात क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया, क्योंकि यह क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही था। तो अब हम समझते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो चलो अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये आ चुका हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो NH3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट,
pH3 से अधिक होता है, इसके बारे में डिस्कस करो कि क्यों होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो आप तीसरे क्वेश्चन को जवाब आसानी से दे सकते हैं। इसमें भी सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इस वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि pH3 का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ध्यान से देखो क्यों होता है ऐसा। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आसान है, लेकिन इसका जो अगला वाला क्वेश्चन मैं लिखूंगा वो थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है, जो हमारे पास NH3 है, ठीक है, NH3 मतलब क्या, एक नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा, उससे जुड़े 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 हाइड्रोजन ले लिया। अब क्या होता है कि ऐसे ही प्रकार से कई मॉलिक्यूल होते हैं NH3 के। ठीक है, तो यहां पर मैंने NH3 को कई हिस्सों में मैंने ले लिया। ठीक है, ये ऐसे करते हुए ये यहां पर कर लो, ये यहां पर, ठीक है, और यहां पर ऐसे ही NH यहां पर नहीं, ये यहां पर HH। ठीक है, अब देखो यहां पर जबकि pH3 में देखा जाए तो PHHH, ठीक है, और यहां पर भी PHHH हाइड्रोजन एटम है, और यहां पर भी P हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम। अब यहां पर ध्यान से सुनना, जो हमारे पास NH3 होता है, इसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है, इसमें यह नाइट्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जबकि जो हमारे पास P होता है, P मतलब क्या, फास्फोरस, और N मतलब क्या, नाइट्रोजन एटम। तो हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफिनीशन में भी मैंने बताया था कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर जो P होता है यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन जो होता है वह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस वजह से यहां पर क्या बनता है, यहां पर आता है नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज, नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, और इनके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग जाता है, और इन्हीं बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल का अस्थायित्व, जो स्टेबिलिटी होता है, वो इनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनता है तो वह क्यों बनता है, वो अपने अस्थायित्व को बनाने के लिए, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक नए बॉन्ड को बनाते हैं। अगर हमारे पास ऐसे हाइड्रोजन पड़ा रहता तो ये हाइड्रोजन बहुत जल्द ही नष्ट हो जाता, लेकिन जब यह नाइट्रोजन या फिर किसी और भी एटम से रिएक्शन करता है तो ये अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसी वजह से ये रिएक्शंस करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। अब जब यहां पर एक नए बॉन्ड का निर्माण हो रहा है तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स भी इनके अस्थायित्व को और बढ़ाएंगे, इनके स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएंगे, जबकि इनमें किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहा है, यानी कि ये अपने अस्थायित्व में जितने थे उतने ही रहेंगे। इस वजह से जब इन दोनों को बॉयल किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये जल्दी, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जबकि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही उबलने लगते हैं, जबकि ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर, ज्यादा गर्म करने पर उबलते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, इस वजह से बस एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसके बाद यह लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से लास्ट क्वेश्चंस को भी समझो, जिससे आपके एग्जाम में पूरे मार्क बने। तो हम लेकर आ चुके हैं अपने इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमेजिनेशन की जरूरत होती है। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है, HF जो होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह क्या होता है, HCl की तुलना में अधिक होता है। इसके बारे में डिस्कशन करना है, इसका जवाब देना है कि क्यों ऐसा होता है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग कह देंगे कि सर अभी रुचो,
अभी ऐसे अगर हम बना दे फिगर, चलो मैं डिस्कशन थोड़ा करता हूं। चलो मान लो ये है H और ये है F, ये है हमारे पास H और ये है हमारे पास F, ये है हमारे पास H और ये है हमारे पास F, ठीक है। और ऐसे करते हुए मैं ले लेता हूं HCl भी, तो ये है HCl, HCl और HCl, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि जो हमारे पास फ्लोराइड होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसका जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये बात हमें पता है। इस वजह से इन पर आएगा डेल्टा माइनस चार्ज और इस पर आएगा डेल्टा प्लस चार्ज। और ऐसे करते हुए इस मॉलिक्यूल पर भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस मतलब क्या, पार्सली निगेटिव चार्ज और पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आगे बढ़ो। तो अब ये कह सकते हो कि इनके बीच इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है। इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होने लग जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्लोरीन, जो हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्या ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता? बताओ। आप लोग कहोगे नहीं, लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी चीजें जो होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आते हैं। इस वजह से इन पर भी डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और इन पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। ये बात आप सबको समझ में आनी चाहिए। क्या कि HCl में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है वो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि फ्लोरीन जो HF होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट HCl की तुलना में अधिक होता है। इसके बारे में डिस्कस करो। अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो वह यही कहेगा कि सर इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा और इसमें नहीं पाया जाएगा, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये गलत जवाब है, क्योंकि दोनों में ही, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। इस वजह से इन पर भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज आता है और इनके बीच भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा, सर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, जबकि दोनों समान होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है जबकि HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसके बारे में ही डिस्कस करना है। तो इस सवाल का एक ही जवाब है कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन और जो क्लोरीन होता है, ठीक है, तो जो फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि जो फ्लोरीन होता है वो क्लोरीन की तुलना में ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इस वजह से जो फ्लोरीन होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूती से बनाता है, जबकि क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी तुलना में, फ्लोरीन की तुलना में थोड़ा कम मजबूती से बनाता है। इसी वजह से जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, और इसको जब गर्म किया जाता है तो ये जल्दी ब्रेक हो जाता है। इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो जल्दी टूट जाता है, जबकि इनका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा धीरे टूटता है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब देखो, एक नया ट्रिक मैं सिखा दे रहा हूं। आप लोग अगर समझना चाहते हैं, अगर एग्जाम में आप लोगों को इन क्वेश्चन से हटकर क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे समझोगे कि किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा तेज है, ज्यादा मजबूत है, जबकि किसका बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा कमजोर है। इस सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। देखो, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अधिक है, जबकि
देख लो यहां पर भी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, यानी कि जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, जबकि जिसमें नहीं पाया जाएगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाएगा, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यही है इस क्वेश्चन का ट्रिक समझने का कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा। अगर इन क्वेश्चन से हटकर आता है क्वेश्चन तो आप लोग कैसे समझोगे, इसके बारे में भी ये एक बोनस टिप मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने समझ लिया। और इसके बाद जो हमारे पास और भी नए नए टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में, जैसे लैटिस एनर्जी क्या होता है, बॉर्न हाइबर्ट साइकिल क्या होता है, सॉल्वेशन एनर्जी क्या होता है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड क्या होता है, ये सभी टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिया है। वहां पर हमें कुछ भी नया चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोगों को जितना भी मैंने लेक्चर पढ़ाया है उन सभी लेक्चर को आप लोग अगर देखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही आप सबको शुरुआती दिनों में ही सब कुछ प्रिपरेशन के तरीके से ही चला था। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक रखेंगे और अब अगले लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर को लेकर आते हैं कि दूसरे चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको हम कैसे टैकल करेंगे, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उनको हम कैसे समझेंगे, कैसे हम उनके आंसर लिखेंगे, इन सभी सवालों के जवाब अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर इस चैप्टर में कुछ और भी क्वेश्चन बच जाते हैं, मैं देख लूंगा एक बार, अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इस वीडियो को यही रखते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है इस बात को कमेंट करके भी बताइए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।